द टाउन। कहानी की शुरुआत में हमें मैक्रे और उसके 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो चारों मिलकर बैंक रॉबरी का प्लान करते हैं। इन्हें पता होता है कि हर शुक्रवार और बुधवार को 8:30 बजे बैंक में पैसे ट्रांसफर होते हैं और ये वो समय होता है जब बैंक में कोई भी कस्टमर नहीं होता और ये चारों अपने प्लान के मुताबिक मास्क पहनकर बैंक के अंदर एंटर हो जाते हैं और सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। यहाँ की जो मैनेजर होती है उसका नाम क्लेयर होता है। वो क्लेयर को लॉक खोलने के लिए कहते हैं। मजबूरी में क्लेयर को लॉक खोलना पड़ता है, जिसके बाद ये सारे पैसे लेकर यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी बैंक के डोर पर कोई आ जाता है। ये सभी अलर्ट हो जाते हैं और सबको जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं और जब क्लेयर जमीन पर लेटती है तो वह इन चारों में से एक की नेक पर एक टैटू देख लेती है। इसके बाद ये क्लेयर को बंदी बनाकर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं, जहां उसे रास्ते में उतार कर कहते हैं कि तुम्हें तब तक चलना होगा जब तक तुम्हारे पैरों में पानी न लग जाए। क्लेयर ऐसा ही करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बैंक में दिखाया जाता है जहां पर डिटेक्टिव एडम भी आ जाता है। वो देखता है कि रॉबर्स ने बहुत ही सफाई से चोरी की है। वहां पर कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डेड फुटेज को भी जला दिया है। साथ ही जो वैन उन्होंने चोरी की थी उसे भी जला दिया गया है, यानी कि अब इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। वहीं मैक्रे और उसके तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें क्लेयर की आईडी से पता चलता है कि वो उनके घर के आसपास ही रहती है। मैक्रे कहता है कि कहीं वो हमें पहचान ना ले। मैक्रे का दोस्त कहता है कि मैं उसे फॉलो करूंगा, पर मैक्रे कहता है कि ये काम मैं करूंगा ताकि मुझे पता लग सके कि उसे हमारे बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। हालांकि इन चारों ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मैक्रे तय करता है कि वो क्लेयर पर नजर रखेगा। वहीं क्लेयर को डिटेक्टिव बुलाता है और उससे सब कुछ पूछता है और वो बताती है कि किस तरह से रॉबर्स ने रॉबरी की थी। साथ ही डिटेक्टिव उसे बताता है कि बस्टन शहर में एक ऐसा टाउन है जिसका नाम चार्ल्स है और चार्ल्स टाउन के लोग सबसे ज्यादा रॉबरी करते हैं। इसीलिए किसी भी बैंक में रॉबरी होने के बाद उस टाउन के खास लोगों की जो इस तरह का काम करते हैं वहाँ की तलाशी ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहां पर मैक्रे और उसके सभी साथी एक बूढ़े आदमी से मिलकर उसे पैसे देते हैं, क्योंकि इसी आदमी ने इन्हें वैन दी थी। और इसके बाद ये सब पैसे लुटाने के लिए क्लब में जाते हैं और वहां पर भी खूब मस्ती करते हैं। अगली सुबह मैक्रे को दिखाया जाता है जो क्लेयर का पीछा कर रहा होता है। क्लेयर अपने कपड़े धोने के लिए एक लॉन्ड्री में जाती है, जहाँ पर वो अपने कपड़े को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसमें खून लगा होता है और उसे बैंक रॉबरी का सारा सीन याद आ जाता है। मैक्रे भी यहीं पर बैठा होता है जो क्लेयर को रोता हुआ देखकर उसे कंसोल करने के लिए उसके पास जाता है और बातों ही बातों में उसे डिनर करने के लिए कहता है और ये दोनों रात को डिनर करने जाते हैं। यहाँ पर मैक्रे बताता है कि मैं बचपन से चार्ल्स टाउन में रहा हूँ और मेरे पिता शहर से बाहर रहते हैं, इसीलिए मुझे अकेला रहना पड़ता है। क्लेयर बताती है कि मैं इस टाउन की नहीं हूँ, अपनी जॉब की वजह से मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। इसके बाद मैक्रे उसे अपने दोस्त की बोट पर चलने के लिए कहता है और जब दोनों बोट पर होते हैं तभी क्लेयर उससे पूछती है कि तुम चार्ल्स टाउन के रहने वाले हो, तुम बैंक रॉबर्स के बारे में क्या जानते हो। मैक्रे बताता है कि जब हम छोटे थे तो यहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो बैंक रॉबर्स को अपना आइडल मानते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा बैंक रॉबर्स नहीं है। पुलिस वाले और लोग इस जगह के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। अगली सुबह मैक्रे को दिखाया जाता है जो अपने एक साथी कॉलिन के पास जाता है जो उसी के साथ बैंक रॉबरी में शामिल था और वो उसे बताता है कि क्लेयर को कुछ भी नहीं पता है। कॉलिन कहता है कि ये अच्छी बात है, अब हमें क्लेयर को मारना नहीं पड़ेगा। मैक्रे ये बात सुनकर हैरान होता है, उसे नहीं पता होता कि कॉलिन क्लेयर को मारना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव बैंक के बाहर जाते हैं जहाँ पर एक टेक्नीशियन बैंक के अलार्म को ठीक कर रहा होता है। वो टेक्नीशियन से पूछते हैं कि इस अलार्म को रॉबर्स ने कैसे बंद किया था, तो वो बताता है कि इस अलार्म सिस्टम को हैक किया गया था। ये वेरीकॉम कंपनी का है और जिस तरह से इस अलार्म सिस्टम को हैक किया गया था ऐसा सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉय ही कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद डिटेक्टिव को समझ आ जाता है कि रॉबर्ट्स में से कोई एक वेरीकॉम कंपनी में जॉब करता था या अब भी कर रहा है, और अगर वो अभी भी जॉब करता है तो जिस
दिन रॉबरी हुई थी उस दिन उसने लीव ली होगी। वहीं दूसरी तरफ मैक्रे को दिखाया जाता है जो क्लेयर के साथ एक बार फिर से डेट पर जाता है। डेट पर जाने के बाद क्लेयर उससे बताती है कि जिस बैंक में मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर पिछले हफ्ते बैंक रॉबरी हुई थी। डिटेक्टिव्स ने जब मुझसे पूछताछ की तो मैंने उन्हें सच नहीं बताया है। दरअसल मैंने एक रॉबर की गर्दन पर टैटू देख लिया था। मुझे डर था कि अगर मैं रॉबर्स के बारे में कुछ भी बताऊंगी तो वो मुझे मार सकते हैं, यानी उसकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिन्हें पता चलता है कि वेरिकॉम कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉय है जो रॉबरी वाले दिन छुट्टी पर गया था और इस रॉबरी से पहले 3 और रॉबरीज हुई थी। वो उन 3 दिनों भी छुट्टी पर था और अब डिटेक्टिव्स को उस पर शक हो जाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मैक्रे का चौथा साथी रॉबर होता है। ये उसका पीछा करना शुरू करते हैं, जिसके बाद वो एक बारबेक्यू पार्टी में जाता है जहाँ पर मैक्रे और उसके दोनों दोस्त भी होते हैं और यहाँ पर डिटेक्टिव इन चारों की फोटो खींच लेते हैं, जिसके बाद इनकी हिस्ट्री निकाली जाती है और डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि इन चारों में से एक कार चोरी करने में माहिर है, दूसरा 18 साल की उम्र में एक लड़के को मार चुका है जिसके लिए उसे 9 साल की सजा हुई थी, तीसरा वेरिकॉम कंपनी में टेक्नीशियन है और चौथा मैक्रे जो इन सब का लीडर है। मैक्रे के पिता फ्रैग नाम के एक बूढ़े आदमी के लिए ड्रग सप्लाई किया करते थे और ये चारों भी वही काम करते हैं। मैक्रे के पिता इस वक्त भी जेल में हैं, खुद भी वो चोरी के इल्जाम में 8 महीनों की सजा काट चुका है। वहीं हमें मैक्रे को और क्लेयर को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से डेट पर मिलते हैं और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी क्लेयर वॉशरूम में जाती है। ठीक उसी दौरान यहाँ पर मैक्रे का साथी कॉलिन आ जाता है और जब क्लेयर पीछे से आ रही होती है तो मैक्रे उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे ले जाता है क्योंकि ये वही आदमी है जिसकी गर्दन पर टैटू है और अगर उसने उसके टैटू को देख लिया तो वो समझ जाएगी कि यही उन 4 बैंक रॉबर्स में से एक है और मैक्रे भी उसका साथी है। मैक्रे क्लेयर से प्यार करता है इसलिए वो नहीं चाहता कि उनकी असलियत के बारे में किसी को पता चले, यानी कॉलिन का पता चले, क्योंकि क्लेयर इनमें से किसी एक को पहचान सकती है। मैक्रे कॉलिन को अपने साथ ले जाता है। कॉलिन मैक्रे से कहता है कि तुम एक ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो जो हमें पहचान सकती है, जो बैंक रॉबरी के दौरान वहाँ पर थी। वो उसी बैंक में काम करती है जहाँ पर हमने रॉबरी की। मैक्रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्लेयर को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ एक और रॉबरी करनी है जिसके बाद हम सब सेटल हो जाएंगे। और अब ये एक और रॉबरी करने की तैयारी करते हैं। दरअसल जिस टाउन में ये रहते हैं वहाँ पर रॉबरी करना आम बात है। बस्टन शहर में जितनी भी रॉबरीज होती हैं वो सब इसी टाउन के लोग करते हैं और अब ये सब पूरी तैयारी से एक और रॉबरी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार इनका टारगेट बैंक की वैन होती है। ये बैंक की वैन तक पहुंच जाते हैं जिसमें पैसे हैं और जब ये पैसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक गार्ड आकर मैक्रे को गन पॉइंट पर ले लेता है और इससे पहले कि वो मैक्रे को अपना मास्क उतारने के लिए कहता, कॉलिन पीछे से आकर गार्ड को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये वैन से पैसे लेकर यहाँ से अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। लेकिन अब पुलिस वाले भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और एक जगह पर इन्हें घेर लेते हैं, पर तभी ये अपनी गाड़ी से निकलकर पुलिस वालों की कार्स के इंजन पर गोली चलाते हैं जिससे उनकी कार खराब हो जाती है और ये पैसे लेकर एक बार फिर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और रास्ते में रुककर जब ये पैसे अपने ट्रांसफर कर रहे होते हैं तभी इनके सामने पुलिस की एक गाड़ी रुकती है। पुलिस वाला इन्हें ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि इन सब ने मास्क पहने होते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये नाटक कंपनी के लोग हैं, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है और अब ये सभी पैसे लेकर इस जगह से गाड़ी बदलकर निकल जाते हैं। वहीं पुलिस को इनकी गाड़ी मिलती है जो जल चुकी है और जब वो गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन अब डिटेक्टिव्स को इन चारों के ऊपर शक है, इसीलिए वो इन चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इनसे पूछताछ की जाती है लेकिन ये चारों कुछ भी नहीं बताते और अब डिटेक्टिव को क्लेयर पर भी शक है क्योंकि वो मैक्रे से मिलती है और मैक्रे को डेट कर रही है। इसलिए वो क्लेयर के पास जाता है और बताता है हमने चारों सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया है, हालांकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन तुम मैक्रे को डेट कर रही हो इसीलिए हमें तुम पर शक है क्योंकि बैंक रॉबरी के बाद तुमने जॉब छोड़ दिया था और अब तुम मैक्रे को डेट करती हो। वहीं हमें
मैक्रे और कॉलिन को दिखाया जाता है। कॉलिन मैक्रे से कहता है कि फ्रैग ने हमें एक और बैंक रॉबरी करने के लिए कहा है, लेकिन मैक्रे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ और इसके बाद वो फ्रैग के पास जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। फ्रैग कहता है कि तुम्हारे पिता भी मेरे लिए काम करते थे और एक बार उन्होंने मुझसे यही कहा था, जिसके बाद मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया और तुम्हारे पिता को जेल भिजवा दिया, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं क्लेयर को मार दूंगा जिससे तुम प्यार करते हो, और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ था। मैक्रे को मजबूरी में हाँ करना पड़ता है क्योंकि फ्रैग एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। मैक्रे इसके बाद क्लेयर से मिलने जाता है, पर क्लेयर उससे मिलने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि अब उसे पता है कि उन चारों में से एक रॉबर और कोई नहीं बल्कि मैक्रे था। वहीं मैक्रे फ्रैग के प्लान के मुताबिक अपने तीनों साथी के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां से इन्हें रॉबरी करनी है। वो कॉलिन के साथ अंदर जाता है। इन दोनों ने पुलिस की ड्रेस पहनी होती है। वहां पर जितनी भी सिक्योरिटी होती है ये उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं, और इसके बाद अंदर जाकर ये सारे पैसे निकाल लेते हैं। पैसे लेने के बाद ये नीचे पार्किंग में जाते हैं जहां पर इनका साथी गाड़ी में इनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पार्किंग में बहुत सन्नाटा होता है। मैक्रे को शक हो जाता है और जब वो विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पर पुलिस इनका इंतजार कर रही होती है। ये जैसे गाड़ी से बाहर निकलेंगे पुलिस वाले इन्हें गोलियों से भून डालेंगे, इसीलिए ये पुलिस वालों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले भी इनके ऊपर फायरिंग करते हैं और इसी दौरान एक ग्रेनेड अंदर फेंक दिया जाता है जिसके ब्लास्ट से चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। ठीक इसी समय इनका एक साथी जो बाहर से पूरे सिस्टम को हैक कर रहा होता है वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और पुलिस उसे गोली मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैक्रे और कॉलिन का जो दूसरा साथी उनके साथ है वो कहता है कि मैं यहाँ से एम्बुलेंस लेकर भाग जाऊंगा, और ठीक उसी वक्त जब पुलिस का ध्यान मेरे ऊपर होगा तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। और वो एम्बुलेंस लेकर बाहर निकलता है। पुलिस वाले उसकी गाड़ी पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं जिससे उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन मैक्रे और कॉलिन दोनों को पुलिस वालों की ड्रेस पहनकर यहाँ से बैग लेकर निकलने का मौका मिल जाता है। ये दोनों अलग अलग निकलते हैं, लेकिन तभी डिटेक्टिव देखता है कि एक पुलिस वाला बैग लेकर कहीं जा रहा है और ये कॉलिन होता है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कॉलिन को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो भागकर एक जगह छुप जाता है, और कुछ देर बाद जब वो ऊपर उठता है तो पुलिस वाले उसे गोली मार देते हैं और कॉलिन की भी मौत हो जाती है। लेकिन मैक्रे इस पल का फायदा उठाकर पुलिस की गाड़ी से पैसे लेकर यहाँ से निकल जाता है और सीधा फ्रैग के पास जाता है। फ्रैग ने उसकी मॉम को मारा था, उसके पिता को जेल भिजवाया था, इसीलिए वो फ्रैग को मार देता है। इसके बाद वो क्लेयर को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्लेयर कहती है कि ठीक है, आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरे घर के बाहर मैं तुमसे मिलूंगी। तो वो कहता है कि 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस वक्त क्लेयर के साथ डिटेक्टिव्स भी होते हैं। दरअसल वो जानते थे कि मैक्रे उससे मिलने के लिए आएगा, इसीलिए वो पहले से उसके घर पर होते हैं। मैक्रे दूरबीन से सब कुछ देख लेता है क्योंकि वो क्लेयर के घर के पास ही होता है। वहीं क्लेयर को दिखाया जाता है जो मैक्रे का इंतजार कर रही होती है, लेकिन मैक्रे अपनी ड्रेस बदलकर सिक्योरिटी की ड्रेस पहनकर एक गार्डन में जाता है जो कि क्लेयर का है, और उस गार्डन में वो पैसों से भरे हुए बैग को छुपा देता है। वहीं दिखाया जाता है कि क्लेयर के साथ FBI है जो मैक्रे का इंतजार कर रही है, लेकिन मैक्रे वहां पर नहीं आता। इसीलिए पुलिस और डिटेक्टिव्स को शक होता है कि कोड वर्ड में क्लेयर ने उसे आने से मना कर दिया था, इसीलिए मैक्रे अब यहाँ पर नहीं आएगा। डिटेक्टिव क्लेयर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैक्रे को हम लोग ढूंढ कर मार देंगे। और इसके बाद जब डिटेक्टिव अपनी गाड़ी के पास जाता है वहां पर मैक्रे ने उसके लिए नोट लिखा होता है कि भाड़ में जाओ। वहीं मैक्रे को दिखाया जाता है जो ट्रेन से इस जगह से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर को उसके गार्डन में पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाता है जो मैक्रे ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें एक नोट भी होता है जिसमें लिखा था आई लव यू। कहानी के एंड में हमें मैक्रे को दिखाया जाता है जो एक लेक हाउस में होता है
वहाँ पर वो आज भी क्लेयर को याद करता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और कहता है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, चाहे इस जन्म में नहीं पर अगले जन्म में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।